हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम नीट 2020 छत्तीसगढ़ स्टेट के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। मैं आपको छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें एमबीबीएस की सीट्स हैं और इस साल कितने कॉलेजेस में एडमिशन होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और नीट काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ डीएमई की साइट पे पहला नोटिफिकेशन नीट 2020 के स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड जारी कर दिया गया है। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ है सभी डीएमई को, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को, कि इस साल 2020 में नीट की काउंसलिंग कब तक कंप्लीट करानी है। तो 31 दिसंबर, याद रखिएगा 31 दिसंबर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन दिया गया है आपको, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। इससे पहले 31 दिसंबर से पहले काउंसलिंग की सारी प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा लेनी होंगी और साथ ही साथ मॉप अप राउंड कंप्लीट कराना होगा, एज वेल एज एडमिशन्स वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट करानी होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है, जो सीजी स्टेट का काउंसलिंग है, इसे स्टार्ट होना है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, इसे स्टार्ट होना है 6 नवंबर टू 14 नवंबर। पहला काउंसलिंग, जो फर्स्ट काउंसलिंग होने वाला है, पहला काउंसलिंग आपका जो डेट दिया गया है 6 टू 14 नवंबर 14 नवंबर को इस साल दीपावली भी है, तो छुट्टियों को इंक्लूड नहीं किया गया है बेटा जी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि छुट्टियों को इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब ये जो काउंसलिंग की प्रोसेसेस हैं ये अनवरत कंटिन्यूअस जारी रहेंगी, ठीक है। 6 टू 14 नवंबर ये पहला काउंसलिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए और ये पहला काउंसलिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट मीन्स कि इससे पहले अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं हुआ है, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन 2-4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो रजिस्ट्रेशन विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है, राइट। तो इससे पहले क्या क्या प्रोसेसेस होने हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला काउंसलिंग 6 टू 14 नवंबर और इस काउंसलिंग के बाद, ठीक है, इस काउंसलिंग के बाद एडमिशन का जो डेट दिया गया है, फर्स्ट जो ज्वाइनिंग का डेट है, मतलब पहले काउंसलिंग में जिनको एमबीबीएस की सीट मिलती है उनके लिए, जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके लिए जो ज्वाइनिंग का डेट दिया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए या किसी भी स्टेट के लिए 18 नवंबर तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना है अगर आपको सीट अलॉट होती है। तो इसी वीडियो में आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ कि आप काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, तो 18 नवंबर सेकेंड राउंड या अपग्रेड राउंड जिसे हम बोलते हैं, सेकेंड जो राउंड है या जिसको आप क्या कह सकते हैं, अपग्रेड राउंड। अपग्रेड राउंड इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे सीट वैकेंट रह जाती है या कुछ लोग सीट नहीं उठाते हैं या आपके चॉइस के अकॉर्डिंग सेकेंड या थर्ड चॉइस का कॉलेज आपको मिला है और आप फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद वो सीट वैकेंट रह गई है, तो सेकेंड राउंड में आपके सीट को अपग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है ये सारे प्रोसेसेस भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकेंड राउंड या अपग्रेड राउंड के लिए जो ड्यूरेशन दिया गया है स्टेट के लिए, सभी स्टेट के लिए, हमारा टारगेट या फोकस यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट है, तो ये जो सेकेंड राउंड है 4 नवंबर टू 10 दिसंबर दिया गया है। आप देखिएगा 4 नवंबर, ठीक है, टू 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, और इसका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन या ज्वाइनिंग दिया गया है 14 दिसंबर। मैं स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग, अगर आपको सेकेंड राउंड में या अपग्रेड राउंड में एमबीबीएस की सीट या कोई भी कॉलेज की सीट अलॉट होती है तो 14 दिसंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आपकी सीट लैप्स हो गई है या आप उस सीट को में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। रूल्स और रेगुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है बेटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण अच्छे मार्क्स होने के बाद भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि सेकेंड राउंड का काउंसलिंग 14 दिसंबर तक कंप्लीट हो गया। अब बात आती है तीसरे काउंसलिंग के लिए। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए थर्ड काउंसलिंग मेंशन नहीं किया गया है या मॉप अप राउंड मेंशन नहीं किया गया है, मतलब ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है सेकेंड राउंड में ही कंप्लीट हो जाएगी। मॉप अप राउंड कंसिडर किया गया बेटा स्टेट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो मॉप अप राउंड 17 से 22 दिसंबर के बीच हो जाना चाहिए, ठीक है। मॉप अप
राउंड जनरली ये ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कराया जा सकता है। ये जो मॉपअप राउंड है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन भी है ना कराया जा सकता है। ये हो जाना चाहिए 17 से 22 दिसंबर के बीच में, 17 टू 22 दिसंबर। चलो ये मान लेते हैं। और इसके एडमिशन के लिए अगर मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो एडमिशन के लिए कई बार स्पॉट एडमिशन भी ले लिया जाता है। मतलब तुरंत जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ आपको फीस वहाँ पे सबमिट करनी होती है और आपका तुरंत वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और कई बार आपको थोड़ा समय दे दिया जाता है। तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसके लिए कंसिडर किया गया है 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर। ये 3 काउंसलिंग हमारे कंप्लीट हो गए। अगर इसके बाद भी, ठीक है, मॉपअप राउंड ऑर्गेनाइज करने के बाद भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है, सीटें अगर वैकेंट रह जाती हैं तो उस केस में आपको 31 दिसंबर तक टाइम है, 31 दिसंबर तक टाइम है। इसके लिए आप अपने कॉलेज लेवल पे, जैसे जनरली जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो अपने कॉलेज लेवल पे भी काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ डीएमई CGDME उनके लिए भी अलग से काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करता है। मतलब ओवरऑल एडमिशन वगैरह का जो प्रोसेस है ये 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक जनरल सा नोटिफिकेशन, एक्चुअली ये गाइडलाइन है जो दिया गया है स्टेट डीएमई को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि इतने टाइम ड्यूरेशन का एक प्लानिंग है, आप इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग स्टेट, मतलब कुल मिला के 31 दिसंबर तक खत्म करना है आपको, दैट्स इट, सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब 31 दिसंबर के बाद आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, भले ही उसकी सीट वैकेंट क्यों न चली जाए। तो जो पहला काउंसलिंग होगा फर्स्ट काउंसलिंग होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे होगा फर्स्ट काउंसलिंग। तो फर्स्ट काउंसलिंग से पहले जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करना ये एश्योर नहीं करता कि आपको MBBS की सीट मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वो सभी स्टूडेंट नीट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने नीट को क्वालिफाई कर लिया है, मतलब अपने करस्पॉन्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स हैं, लाइक अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, OBC है, ठीक है, ST है, SC है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर लिया तो दे कैन पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये एश्योर नहीं करता कि आपको सीट मिलेगी। सीट तो आपको मेरिट बेसिस पे मिलना है, जो MBBS की सीट है आपको मेरिट के बेसिस पे मिलना है, ये आप सब इन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो जो पहला काउंसलिंग होगा उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 6 नवंबर से पहले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपसे एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। तो आपसे एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। छत्तीसगढ़ स्टेट की वेबसाइट जो है CGDME.in, ठीक है, यहाँ पे CGDME.in पे आपको सारे इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप अपडेटेड रहिएगा। सुबह उठने के बाद एक बार CGDME की साइट देख लें कृपया, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। और रात को सोने से पहले एक बार CGDME की साइट ज़रूर विजिट करें और डेली विजिट करें काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि इस साल तो वैसे भी समय कम है, तो काउंसलिंग के टाइम पे अपडेट्स आते रहते हैं, इस साइट पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी कोई दिक्कतें अगर आपको होती हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अंधेरे में रहने से ज़्यादा बेहतर होता है किसी जानकार, किसी नॉलेज वाले पर्सन से आप पूछ सकते हैं, जिनको काउंसलिंग के बारे में सही नॉलेज है। ध्यान दीजिएगा, सही नॉलेज है उनसे पूछिए, ठीक है, जो आपको सही गाइडेंस कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि मैं आपको सही गाइड कर सकता हूं तो फ्रीली आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 7509306807 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन क्वेरीज को रिस्पॉन्स कर सकूं और आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट आ रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो पहली काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपका रजिस्ट्रेशन मंगाया जाएगा, ठीक है, आपके कितने मार्क्स हैं सारे इन्फॉर्मेशन आप उसमें अपना पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, ठीक है, एक जनरल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। और अलॉटमेंट से पहले ये मेरिट लिस्ट, मैं स्टेट मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, अलॉटमेंट से पहले ये मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है। छत्तीसगढ़ स्टेट की मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेट में कौन सा रैंक बन रहा है।
स्टेट काउंसलिंग के लिए रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा रैंक आपका बन रहा है। नाउ उसके कुछ दिनों के बाद ही इन बिटवीन 6th to 14th नवंबर, ठीक है, पहला अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, राइट, जिसपे अगर आपका नाम शामिल है, जैसा आपने चॉइस फिलिंग वगैरह किया है, इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज का क्या सीक्वेंस रखना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, और अलॉटमेंट लिस्ट 14 नवंबर तक जो डेट दिया गया है 14 नवंबर तक अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, और उसके बाद 18 नवंबर तक अगर आपका नाम उस अलॉटमेंट लिस्ट में है तो उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना होगा, क्योंकि समय कम है, ठीक है, समय कम है, टाइम कम है, लाइक, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले इस वीडियो में बता देता हूँ कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो किसी भी कॉलेज में, चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले या डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अभी आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो, ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास राइट टाइम पे अवेलेबल ना हो जिससे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट न कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको नीट की मार्कशीट चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, ध्यान दीजिए, नीट की मार्कशीट चाहिए आपको, नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, 10th की मार्कशीट एज वेल एज बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th के मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है उसी को आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा, ठीक है। 10th की मार्कशीट के साथ साथ आपको 12th की भी मार्कशीट चाहिए। मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो आपके पास आई थिंक होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट का, छत्तीसगढ़ स्टेट का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको रिक्वायरमेंट होगी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एसटी या एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर उस कास्ट का जो रिजर्वेशन बेनिफिट होता है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट आपका आता है, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, पिछले 3 वर्ष का, लास्ट 3 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे ही सबमिट करना होगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो भी इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, और जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, लाइक कोई कृषक हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कुछ और करते हैं, उनको भी अपना इनकम सर्टिफिकेट लास्ट 3 ईयर का, कंसेक्यूटिव 3 ईयर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है। इसके अलावा आप किसी और सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग कैटेगरी जिसको बोला जाता है, या फिर सैनिक कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर इत्यादि, तो इन सब कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, या आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इन सब चीज़ों को मेंशन किया हुआ है तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको इसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप बिलोंग करते हैं तो, ठीक है, नहीं करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, नीट का एडमिट कार्ड, नीट की मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा अगर ओबीसी हैं तो इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, एडमिशन कंप्लीट होने के बाद कई बार क्या होता है, बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है, सीटें जो वैकेंट रह जाती हैं उसके लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये अपग्रेड राउंड होता है, ठीक है, अपग्रेड राउंड इन द सेंस कि अगर मान लो सपोज आपने पहले काउंसलिंग में आपको सिम्स बिलासपुर मिला है, मैं छत्तीसगढ़ स्टेट को लेके चलता हूँ, तो अगर आपको पहले काउंसलिंग में सिम्स बिलासपुर मिला है और जब दूसरा काउंसलिंग ऑर्गेनाइज हो रहा था उस टाइम पे पंडित जैन मेडिकल कॉलेज जो कि आपका फर्स्ट चॉइस है, वहाँ पे सीटें वैकेंट हैं और आपका रैंक एलिजिबल है, तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। सिम्स बिलासपुर से आपको अपग्रेड करके रायपुर मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट कर दी जाएगी। इसको अपग्रेडेशन राउंड बोला जाता है बेटा।
अब ये मॉपअप राउंड जो होता है तो सेकेंड राउंड भी जस्ट फर्स्ट राउंड जैसा ही होता है, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट राउंड जैसा ही होता है, ठीक है। इसके लिए कई बार अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं मंगाते, पहले राउंड में जो रजिस्ट्रेशन मंगाया गया था उसी के बेसिस पे इसमें भी अलॉटमेंट कर दिया जाता है। अपग्रेड राउंड में कई बार आपसे चॉइस पूछी जाती है कि आप अपना सीट या कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं। अपग्रेड करने का मतलब होता है आप चॉइस फिलिंग के टाइम पे एक सीक्वेंस डालते हो, मेडिकल कॉलेज का एक क्रम डालते हो, उस क्रम के आधार पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, ठीक है। पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा। तो ये तो आपके मेरिट के बेसिस पे आपको मिलेगा। आप अच्छे मेरिट पे हो, अच्छे रैंक पे हो तो आपको आपकी फर्स्ट चॉइस मिलेगी। आपका रैंक थोड़ा पीछे है, आपको सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ऐसे इस तरीके से अलॉट होता है। चलिए बात करते हैं मॉपअप राउंड का या इसके बाद होने वाले राउंड का। तो कई बार क्या होता है कि देखिएगा आप, जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें होती हैं, जो छत्तीसगढ़ स्टेट या किसी भी स्टेट के मेडिकल कॉलेज की 15% सीटें, 15% जो सीटें होती हैं ऑल इंडिया कोटा की होती हैं। तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद, कई बार बच्चे लाइक छत्तीसगढ़ के जो ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हो गया या आपका रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हो गया या इवन रायपुर मेडिकल कॉलेज, तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग से, ऑल इंडिया कोटा से 1, 2, 4 सीटों पे यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं लेता। तो ये सीटें जो हैं कन्वर्ट होकर स्टेट को मिल जाती हैं, ठीक है। ये जो सीटें होती हैं अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लिया गया, ठीक है, तो ये सीटें कन्वर्ट होकर स्टेट को मिल जाती हैं। तो कुछ ये सीटें और साथ में कुछ सेकेंड काउंसलिंग में जो वैकेंट रह गई हैं सीटें, उनको मिला के, ठीक है, जो सीटें बचती हैं, बहुत कम सीटें होती हैं मॉपअप राउंड के लिए। या फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी मेडिकल कॉलेज को एडमिशन के लिए परमिशन नहीं मिला था फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग तक, ठीक है, किसी मेडिकल कॉलेज को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग तक परमिशन नहीं मिला था, लेकिन मॉपअप राउंड से पहले उसको एडमिशन का परमिशन मिल गया, तो उसकी सीटों को भी मॉपअप राउंड में इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ सीटें जनरली मॉपअप राउंड में कम होती हैं और यही ऑलमोस्ट आखिरी काउंसलिंग होता है। बावजूद इसके कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें वैकेंट रहती हैं, तो उनके लिए वो अपने कॉलेज लेवल पे या रायपुर मेडिकल कॉलेज में लास्ट मोमेंट पे आपको बुला के सीटें अलॉट की जाती हैं। एट द सेम टाइम आपको वहाँ पे एडमिशन भी लेना होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और कितनी सीटें हैं और उसके बेसिस पे किस तरीके का रिजर्वेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करूँ मैं, स्टेट गवर्नमेंट से जो कॉलेज अलॉट किया जाता है स्टेट की तरफ से, तो फर्स्ट में आता है पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर, जहाँ से मैंने भी MBBS किया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, राइट, PT JNM रायपुर, ठीक है। इसमें 150 सीटें थी पहले और अब EWS कैटेगरी आ जाने के कारण 30 सीट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो टोटल 180 सीट हो जाता है पंडित JNM मेडिकल कॉलेज में। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बाद आपको सभी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कम बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा। तो पंडित JNM मेडिकल कॉलेज में 180 सीटें हो जाती हैं टोटल। सिम्स बिलासपुर, ठीक है, यहाँ पे भी 150 सीटें थी पहले, अब 30 इंक्रीज हो गया है, तो 180 सीट आपको टोटल वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। जगदलपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में पहले 100 सीटें थी, अब 25 बढ़ा दिया गया, 125। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 125 सीट्स आपको जगदलपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में, रायगढ़, मैं सभी सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मेंशन कर रहा हूँ और MBBS की सीट को मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 50 सीट थी प्लस 10 कर दिया गया, ये हो गया आपका टोटल 60 सीट हो गया है। इसके अलावा लास्ट ईयर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में 100 सीट थी, 25 इंक्रीज कर दिया गया, 125 सीट है यहाँ पे, ठीक है, टोटल। और इस साल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन का परमिशन मिल चुका है। दैट मीन्स काउंसलिंग में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के सीट को भी, लास्ट ईयर 0 ईयर था अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, पिछले साल 0 ईयर था, इस साल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिल गया है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 100 प्लस 25 कर लो तो 125 सीट का एडमिशन मिलेगा। इन सबको अगर आप टोटल करते हैं, मतलब रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव,
अंबिकापुर, इन सब का टोटल करते हैं तो टोटल 795 सीट्स आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में मिलती हैं। 795 MBBS की सीट है। इस अब दिखता बहुत ज़्यादा है यार, क्लोज टू 800 है ना, देखो क्लोज टू कितना है 800 है, लेकिन क्या एग्जैक्टली ये 800 सीट्स मतलब 800 रैंक अगर आपका आएगा तो क्या आपको MBBS की सीट मिल जाएगी? अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बेटा तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन हो जाता है बेटा, इसकी जो 15% है, इसका जो 15% सीट है वो चला जाता है ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, इसका टोटल सीट का मतलब किसी भी मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीटें होती हैं उसका 15%, ठीक है, सपोज 100 सीट होती तो उसका 15% 15 होता, तो उसका टोटल सीट का 15%। ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, हालांकि CGDME की साइट पे सीट मैट्रिक्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है और 3% जो सीट होता है ये सेंट्रल कोटा बोलते हैं। तो आपको लगेगा सर ये सेंट्रल कोटा और ऑल इंडिया कोटा में क्या डिफरेंस है? ठीक है, 3% सीट सभी मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, 3%। तो ऑल इंडिया कोटा मतलब जो आपका AI ऑल इंडिया कोटा मीन्स लाइक जो नीट के जो ऑल इंडिया रैंक होते हैं उसके बेसिस पे इनका अलॉटमेंट होता है 15% सीट का। ठीक है, बहुत सिंपल। जो सेंट्रल कोटा होता है ना, लाइक जैसे कि आपका दमन एंड दीव हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ऐसे स्टेट के बच्चों के लिए होता है ये 3% कोटा। ठीक है, सेंट्रल कोटा बोला जाता है। तो कुल मिला के आपका बच कितना गया? 100% सीट्स हैं, इसमें से आपका 18% निकल गया, तो टोटल स्टेट की सीट का 82% सीट्स ही स्टेट के काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, 82% सीट टोटल सीट का, ये आपका ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल में चला गया। ठीक है, अब इस 82% सीट में भी रिजर्वेशन होता है, अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं EWS, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है EWS। ठीक है, इसको 10% रिजर्वेशन है। EWS कैटेगरी को अनरिजर्व रहते हैं, ठीक है, लाइक ये जनरल कैटेगरी के, तो इनको 10% रिजर्वेशन मिलता है। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है ST कैटेगरी को, छत्तीसगढ़ में 32% स्ट्रेट रिजर्वेशन। काफ़ी पीछे रैंक में भी MBBS की सीट अलॉट हो जाती है 32%। अगर SC का देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 11% है, SC का 11% है और OBC का 14%। तो अब आप देखिए ये जो टोटल 82% सीटें बची, ठीक है, इसको मैं इस 82% में से इसको अगर मैं 100% एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें से 10% EWS को चला गया, 32% सीट ST को चला गया, SC को 11% और OBC को 14%। जो बच जाता है वो मिलता है अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कोई कैटेगरी नहीं है बेटा, अनरिजर्व का मतलब होता है वैसी सीट जिसपे कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई भी एडमिशन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। ठीक है, अपने मेरिट के बेसिस पे। तो ये सीट का क्या कहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा इन सभी कैटेगरीज में सब कैटेगरीज भी होती हैं। सब कैटेगरीज लाइक मैंने बताया, फ्रीडम फाइटर की, सैनिक की, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, तो ये सब कैटेगरीज हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए भी एक एक दो दो सीटें डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, टोटल सीट कितने हैं उनके बेसिस पे इनके लिए भी सीटें रिजर्व रहती हैं। तो इस वीडियो का मोटिव ये था आपको काउंसलिंग के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना, स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएगा CGDME की साइट पे, हम स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे, ठीक है, आपको कंटिन्यूसली अपलोड करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। इन बिटवीन दैट आपके अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकें, जवाब दे सकें, आपको एक प्रॉपर गाइड कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया इस वीडियो की बात। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज 31 अक्टूबर है, पहला नोटिफिकेशन आया है, जल्द ही रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप प्रिपेयर्ड रहिए, सारी जानकारी रखिए ताकि आप सही तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें और किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको न करना पड़े। पास्ट में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है या जाना है या जानता हूं जो थोड़े से मिस्टेक के कारण
मार्क्स होते हुए भी एमबीबीएस की सीट के लिए चूक गए, फिर वही दौरा शुरू हो जाता है उनका, बेटा हाई कोर्ट दौड़ो, सुप्रीम कोर्ट दौड़ो, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, सारी चीज़ें, सारे प्रोसीजर, सारी प्रक्रिया को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहिए काउंसलिंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच।